सतीश मेहता हमें उस जगह के बारे में बता रहा था जिस रास्ते से हम बंगले वाले रास्ते पर मुड़े थे। वो रास्ता पहाड़ियों में बल खाता हुआ आगे जाकर जयपुर जाने वाली सड़क से जा मिलता था। उसके कहने के मुताबिक जयपुर यहाँ से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर था। वो हाथ से चारों तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, ये जगह राजस्थान की खूबसूरत तरीन जगह है। फिल्मों के यूनिट यहाँ शूटिंग के लिए आते रहते हैं और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये बंगला कई फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, सलमान खान और संजय दत्त समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट आ चुके हैं। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ओ तो क्या रोशन बाबू का फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई ताल्लुक है? मेरा मतलब है कोई कारोबारी ताल्लुक। सतीश मेहता ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ है। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, हम दोनों मिलकर वीडियो फिल्में तैयार करते हैं। हमारे 2 पार्टनर और भी हैं जो मुंबई में हैं। हमारी हर फिल्म की शूटिंग इसी झील के आसपास की पहाड़ियों के हसीन मनाजिर और इस बंगले में होती है। यहाँ तुम्हें ऐसी चीजें नजर आएंगी जो फिल्म साजी में इस्तेमाल होती हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। मुझे हैरत भी हो रही थी। रोशन बाबू ने बताया था कि उसका बिजनेस गैर कानूनी है, जिसमें पकड़ धकड़ भी होती रहती है और पुलिस को भत्ता देना पड़ता है। और फिर गुज़श्ता रात सतीश मेहता से तारुफ करवाते हुए उसने इंकिशाफ किया था कि ये उसका बिजनेस पार्टनर भी है। वीडियो फिल्में बनाना कोई गैर कानूनी कारोबार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कॉपीराइट का कोई मामला हो। सतीश मेहता ये जान चुका था कि हम कौन हैं और हम इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम हैं। लेकिन ये हैरत की बात भी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और हमें बचाकर शहर से निकाल लाया था। हिंदुस्तानी पुलिस की करप्शन के बारे में फिल्मों में तो बहुत कुछ देखा था और अब वही सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। पुलिस ऑफिसर न सिर्फ जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते थे, बल्कि खुद भी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस थे। वो चूंकि खुद अपने आप को कानून के मालिक समझते थे, इसलिए उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। सतीश मेहता और तो हर मौजू पर बात कर रहा था, लेकिन उसने हमारे बारे में बात नहीं की थी। इस सिलसिले में उसने अपनी जबान बंद ही रखी थी। दोपहर का खाना खाकर सतीश मेहता शहर वापस चला गया। सुशील को वो यहीं छोड़ गया था। सतीश ने कहा था कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। सतीश के जाने के बाद हम देर तक टेरेस पर बैठे रहे। फिर सुशील कन्याकुमारी को साथ लेकर बंगले के पिछली तरफ वाली पहाड़ी पर चली गई। उस बंगले के आसपास तकरीबन 300 गज तक और कोई बंगला नहीं था। उस तरफ किसी की आमदोरफ्त नहीं थी, इसलिए किसी के देख लिए जाने का खतरा नहीं था। नीचे झील के आसपास अगरचे पिकनिक पर आने वाले लोगों की सरगर्मियां थीं, मगर फासला इतना ज्यादा था कि चेहरों की पहचान मुमकिन नहीं थी। इसलिए भी ये जगह हमारे लिए महफूज थी। शाम का धुंधलका फैलने से जरा पहले सुशील और कन्याकुमारी भी पहाड़ी से वापस आ गईं। कठुमल शायद उन्हीं का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के आने के थोड़ी ही देर के बाद वो हम सब के लिए चाय बनाकर ले आया था। चाय पीने के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे रहे। अंधेरा फैला तो मच्छर भी आ गए। अगरचे वहां रोशनी का इंतजाम भी था, मगर कुछ खुनकी भी हो गई थी, इसलिए हम उठकर अंदर आ गए। हम चारों रत्ना वाले कमरे में थे। सुशील कहीं से ताश की गड्डी निकाल लाई। हम बेड पर बैठकर ताश खेलने लगे और फिर रात का खाना खाने के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे ताश खेलते रहे। इस दौरान मैं एक मर्तबा उठकर बाहर भी गया। बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी और कठुमल एक तरफ कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैं बरामदे से निकलकर खुली फजा में आ गया और टहलता हुआ टेरेस पर पहुंच गया। नीचे झील की तरफ अब तारीकी और सन्नाटा था। झील के किनारे पर सिर्फ एक जगह किसी कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी, उसके अलावा हर तरफ तारीकी थी। अचानक फायर की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। ये आवाज पहाड़ियों में चारों तरफ बाज़गश्त सी पैदा करती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए अंदाजा लगाना दुश्वार था कि गोली कहाँ चली थी। मैं टेरेस से उतरकर बरामदे में वापस आया तो कठुमल बदस्तूर कुर्सी पर बैठा इत्मीनान से बीड़ी के कश लगा रहा था, जबकि मेरे ख्याल में गोली चलने की आवाज पर उसे तशवीश होनी चाहिए थी। मैंने खुद ही उससे पूछ लिया, ये गोली कहाँ चली है? वो बोला, क्या बताएं भाइया। उसने दीवार के साथ खड़ी राइफल भी उठा ली। बोला, लोग उधर झील पर अय्याशी के लिए आते हैं, उनमें कभी कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है, एक आध लाश भी गिर जाती है। वो बरामदे से निकलकर टेरेस की तरफ चल पड़ा। मैं भी उसके साथ ही था। उसके हाथ में राइफल देखकर अचानक मुझे अपनी राइफल याद आ गई। जब हम बंगले में दाखिल हुए थे तो जीप से उतरते हुए मैंने राइफल जीप में ही छोड़ दी थी और कन्याकुमारी ने भी अपनी राइफल जीप में ही रहने दी थी। उसके बाद हमें उन राइफलों का ख्याल ही नहीं आया था और इस तरह वो दोनों राइफलें जीप में पड़ी पड़ी वापस चली गईं। और अब मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे। कुछ देर तक कठुमल के साथ टेरेस पर खड़ा रहा और फिर उसे वहीं छोड़कर वापस आ गया। उस वक्त अगरचे 11 ही बजे थे, मगर लगता था जैसे रात आधी से ज्यादा बीत गई हो। वो तीनों बेड पर बैठी बातें कर रही थी। सुशील बहुत जल्द उन दोनों से बेतकल्लुफ हो गई थी। वो जिस तरह उस बंगले में और उसके अतराफ में घूमती फिर रही थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था
कि वो यहाँ पहले भी आती रही है और कठुमल से भी अच्छी तरह वाकिफ है। सुशील अपनी जगह से उठते हुए बोली, मेरा तो कॉफी पीने को दिल चाह रहा है, तुम में से कौन पिएगा? कन्याकुमारी ने कहा, सभी पिएंगे। सुशील कमरे से निकलकर कठुमल को आवाजें देने लगी और फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद कठुमल के साथ कमरे में दाखिल हुई, जिसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी। उसमें कॉफी के मग रखे थे। कठुमल कॉफी देकर वापस चला गया। हम तकरीबन 1:30 बजे तक बातें करते रहे। फिर सुशील और कन्याकुमारी दूसरे कमरे में चली गईं और मैं रत्ना के करीब ही बेड पर लेट गया। 2 दिन गुजर गए। इस दौरान उस बंगले में किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हुई और हम भी शहर के हालात से बिल्कुल बेखबर थे। यहाँ टेलीफोन नहीं था, इसलिए रोशन बाबू या सतीश मेहता से भी हमारा राब्ता नहीं हो सकता था। दिन के वक्त हम ज्यादातर टेरेस पर या लॉन में बैठे रहते और शाम का अंधेरा फैलने के बाद अंदर आ जाते। इस दौरान मैंने रत्ना के जरिए सुशील के बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली। वो बंबई की रहने वाली थी। उसे बचपन से ही रक्स का शौक था, जो आखिरकार उसे नाइट क्लबों तक ले गया। वो अच्छी रक्कासा नहीं थी, लेकिन उसके हसीन होने में शुबा नहीं था। तकरीबन 2 साल पहले एक नाइट क्लब में उसकी वजह से 2 गिरोहों में हंगामा हो गया, जिसमें एक आदमी मारा गया। उस हंगामे में अगरचे वो मुलव्विस नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया। चंद महीनों के बाद उसे बेकसूर समझकर उसका नाम केस से खारिज कर दिया गया। वो अगरचे बेकसूर थी, लेकिन हंगामे की बुनियाद चूंकि वही बनी थी, इसलिए उसे डर था कि दोनों में से कोई पार्टी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए वो बंबई से भागकर जयपुर आ गई। यहाँ वो कई महीनों तक छोटे छोटे नाइट क्लबों में प्रोग्राम करती रही और फिर एक रोज वो बंबई में हंगामे के दौरान मारे जाने वाले की पार्टी के 2 आदमियों की नजर में आ गई, जिन्होंने उसे अगवा करने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से सतीश मेहता के हाथ लग गई। सतीश मेहता उन दिनों छुट्टी पर जयपुर गया हुआ था। सुशील ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। सतीश ने उसे अपने पास रखने की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। सुशील का ख्याल था कि सतीश चूंकि पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। सतीश उसे मकराना ले आया और वो उसके साथ ही रहने लगी। वो पिछले 6 महीनों से उसके साथ थी और अब इस जिंदगी से मुतमईन थी। एक मौके पर मैंने सुशील से रोशन बाबू और सतीश मेहता के वीडियो फिल्मों के मुश्तरका बिजनेस के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर वो बात टाल गई। मैंने भी इसरार न किया। उससे अगले रोज शाम से जरा पहले रोशन बाबू भी पहुंच गया। नरगिस उसके साथ नहीं थी, अलबत्ता एक और आदमी था जिसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। दराज कामत, खुबरू और स्मार्ट आदमी था। रोशन बाबू से गुफ्तगू के दौरान पता चला कि शहर में हमारी तलाश अब भी जारी है, मगर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। पुलिस में सतीश मेहता वाहिद आदमी है जो हमारे बारे में जानता है, जबकि पुलिस और ब्लैक कैट्स हमारी तलाश में अंधेरे में टामक टोइयां मार रही है। रोशन बाबू और जोगिंदर नामी वो आदमी तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठे रहे। मैंने नोट किया था कि जोगिंदर इस दौरान बार बार कन्याकुमारी और रत्ना की तरफ देखता रहा था। रात का खाना हमने इकट्ठे ही खाया था। जोगिंदर उस वक्त भी रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखता रहा था। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब कठुमल ने कॉफी पिला दी। कॉफी पीने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे अपने दिमाग पर बोझ सा महसूस होने लगा। यूं लग रहा था जैसे अचानक ही नींद गलबा पाने की कोशिश कर रही हो। मैंने सामने सोफे पर बैठी हुई रत्ना की तरफ देखा। वो भी ऊँघ रही थी। मैंने रत्ना को हाथ से पकड़कर उठाया और कमरे में आ गया। उसके साथ ही मेरी आंखें नींद से बंद होती जा रही थीं और फिर मुझे कोई होश न रहा। फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरे पेट और सीने में हलचल सी मची हुई थी। यूं लग रहा था जैसे आंतें आपस में उलझ रही हूं। सीने में बेपनाह जलन थी। सब खाया पिया हलक की तरफ उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था और शायद इसी बेचैनी की वजह से मेरी आंख खुली थी, बल्कि आंखें पूरी तरह नहीं खुल पा रही थी। दिमाग पर अब भी बोझ था और फिर अचानक यूं लगा जैसे कै हो रही हो और एक जोरदार उबकाई हुई और मैं उठकर बाथरूम की तरफ लपका। बड़ी जोरदार कै हुई। लगता था जैसे पेट और सीने में खौलता हुआ लावा हलक को जलाता हुआ बाहर निकल रहा है। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बाथरूम में बैठा कै करता रहा। नाक और आंखों से भी पानी बह निकला था। कै हो जाने से मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। पेट और सीने की बेचैनी कम हो गई और मेरी आंखें भी पूरी तरह खुल गईं। दिमाग का बोझ भी किसी कदर हल्का हो गया। मैं तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाथरूम से निकला तो नजरें बेड की तरफ उठ गईं और उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। रत्ना बिस्तर पर नहीं थी। मुझे याद नहीं था कि जब मैं बिस्तर से उठा था उस वक्त रत्ना मौजूद थी या नहीं। मैं कमरे से निकल आया। रत्ना को 1-2 मरतबा हौले से पुकारा, मगर जवाब नहीं मिला। सुशील और कन्याकुमारी वाले कमरे में झांका तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो दोनों भी कमरे में नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 12:30 बज रहे थे। मेरा ख्याल था कि शायद वो लोग बाहर टेरेस पर बैठे हों। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर चौंक गया। दरवाजा अंदर से लॉक था। पिछला दरवाजा भी लॉक था। मैंने कठुमल को भी आवाजें दी, मगर जवाब में खामोशी रही।
मैंने तमाम कमरे देख डाले, ऊपर वाले कमरे को भी चेक कर लिया, मगर वो लोग कहीं नहीं थे। मैं हैरान था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी थी और फिर अचानक ही मुझे उस कमरे का ख्याल आया जहाँ शाम के वक्त रोशन बाबू और जोगिंदर गए थे, और मैं ऊपर की मंजिल से नीचे आकर राहदारी में तेज तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे के सामने आ गया। कमरे को बाहर से ताला नहीं लगा हुआ था। मैंने पहले हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाने की कोशिश की, मगर हैंडल ने हरकत न की। हजमी कुफल लगा हुआ था। मैंने झुककर की होल से आंख लगा कर देखा, मगर इस तरह भी मकसद पूरा नहीं हुआ। की होल के अंदर की तरफ शायद चाबी लगी हुई थी या कोई ऐसी चीज थी जिससे अंदर झांकने की गुंजाइश नहीं रही थी। न जाने मुझे ये यकीन क्यों था कि वो सब लोग इसी कमरे में थे। मैं दरवाजे पर इधर उधर देखने लगा। चौखट पर ऊपर कॉल बेल की तरह का एक बटन लगा हुआ था। मैंने वो बटन दबा दिया। अंदर से घंटी बजने की आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने दूसरी मर्तबा बटन दबा दिया। इस मर्तबा भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेरा ख्याल था कि ये घंटी का बटन नहीं था, किसी और मकसद के लिए लगाया गया था। मैं दरवाजे की तरफ पुश्त करके खड़ा राहदारी में इधर उधर देखने लगा। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ रही थी। किसी गड़बड़ का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैं अपने ख्यालात में गर्क था कि मेरे पीछे अचानक ही दरवाजा खुला। किसी का बाजू मेरी गर्दन पर लिपटा और मुझे एक जोरदार झटके से पीछे खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया। मुझ पर यह उफ्ताद अचानक ही पड़ी थी और पुश्त के बल गिरते हुए मेरा सर किसी चीज से टकराया था। मेरा एक हाथ सर पर पहुंच गया था। मेरे हवास भी एक लम्हे को मुख्तल हो गए थे और जब हवास बहाल हुए तो अपने सामने का मंजर देखकर मुझे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे सामने कठुमल राइफल ताने खड़ा था। उससे जरा हटकर एक स्टैंड पर कैमरा लगा हुआ था जो फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होता था। कैमरा स्टैंड के करीब ही रोशन बाबू खड़ा था। उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट थी। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि मेरे पीछे कमरे में क्या है। मैंने दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की तो रोशन बाबू ने अचानक ही आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। ये हमला भी मेरे लिए गैर मुतवक्के था। मैं पीछे गिर गया। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। मैंने कहा, ये क्या है रोशन बाबू? उसके इस रवैये पर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। वो बोला, उठकर देखो, पता चल जाएगा। मैं कोहनियों पर जोर देकर उठा। इस मर्तबा रोशन बाबू ने मुझे ठोकर नहीं मारी। ताहम कठुमल ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। उसके चेहरे पर भी सफ़ाकी थी। मैं जैसे ही उठकर सीधा हुआ मेरा दिमाग भग से उड़ गया। अब पूरा कमरा मेरे सामने था। बहुत वसी और इस कमरा था और बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। थोड़े फासले पर 2 बेड्स बिछे हुए थे। एक बेड पर कन्या कुमारी बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। दूसरे बेड पर रत्ना उकड़ू बैठी थी। दोनों के चेहरों पर बेपनाह खौफ के तासुरात थे। दाईं तरफ सुशील खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख रत्ना की तरफ था। रोशन बाबू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरा बिजनेस जानने के लिए बहुत बेचैन थे। ये है मेरा बिजनेस और सतीश मेहता ही नहीं, इससे भी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल हैं इसमें। मैंने कहा, मैं समझा नहीं रोशन बाबू। वो बोला, ये सब कुछ देखकर भी नहीं समझे। ब्लू फिल्में बनाना मेरा बिजनेस है। हमारी मार्केट हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैली हुई है। मेरे इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाज ऐसे नाम भी इस बिजनेस से वाबस्ता हैं जिनके बारे में जानकर तुम्हें हैरत होगी। बहरहाल मैं तुम्हें अपने बिजनेस की तफसील नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो बेहोश करने के लिए काफी लंबी डोज देनी पड़ी और तुम्हें सुबह से पहले होश में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हैरत है कि सिर्फ 1 घंटे में ही होश में आ गए। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी लो। ये हमारी बहुत सी फिल्मों का हीरो है। उसने जोगिंदर की तरफ इशारा किया, फिर बोला, हर फिल्म के लिए इसके लिए एक नई हीरोइन का इंतजाम करना पड़ता है। आज मेरा ख्याल था कि कन्या कुमारी को इस फिल्म की हीरोइन बनाया जाएगा, मगर वो साली बेहोश हो गई। तुम्हारी रत्ना देवी का प्रोग्राम बाद का था, मगर इस वक्त मजबूरन इसको लाना पड़ा, मगर ये भी बुज़दिल निकली। देख कैसे कांप रही है। मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, रोशन बाबू, तुमने हमें दोस्त कहा है, हमारी मदद की है, जान बचाई है और ये। वो बोला, मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों को इसलिए पनाह नहीं दी थी कि तुम्हारी सेवा करता रहूं। वो अब पहले से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। बोला, ये कन्या कुमारी, हमें इस जैसी लौंडियों की तलाश रहती है। कई महीने पहले ही ये मेरी नजरों में आ गई थी। एक मर्तबा इसे अपनी कोठी पर भी ले गया था, मगर ये भड़क कर भाग निकली। उसके बाद बीबी इसे राह रास्त पर ले आई और फिर ये मेरे शिकंजे में फंस गई। ये मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, मगर फिल्म बनाने को तैयार नहीं थी। और मैंने भी तय कर रखा था कि इसकी फिल्म जरूर बनाऊंगा। इस जैसी लौंडियों की फिल्में तो लोग बार बार देखेंगे। उस रात जब मैं कोठी पहुंचा तो कन्या कुमारी ने बरामदे में ही मुझसे मुलाकात की थी। उसने तुम लोगों के बारे में बताया तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कन्या कुमारी एक संगीन केस में फंस चुकी है। और जब मैंने रत्ना को देखा तो मैंने तुम लोगों को पनाह देने का फैसला कर लिया। इसमें अगरचे हमारी जान को भी खतरा था, मगर लाखों का बिजनेस भी मेरे सामने था।
मैंने अगले ही रोज अपने बिजनेस पार्टनर एसीपी सतीश मेहता को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हम तो उन्हीं दिनों इन दोनों के ब्लूप्रिंट्स बनाकर तुम लोगों को वहां से भगा देना चाहते थे, मगर ये रत्ना बीमार हो गई और हमें कई रोज इंतजार करना पड़ा। अब दो सूरतें हैं, इन दोनों के ब्लूप्रिंट तो हम बना ही लेंगे। अगर तुम लोग ताउन करो तो हम इसके बाद तुम लोगों को बाहिफाजत यहाँ से दूर पहुंचा देंगे। बसूरत दीगर तुम लोगों को ब्लैक कैट्स के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने कहा, मैंने मुसलमान समझते हुए तुम पर एतमाद किया, मगर तुम तो दुश्मनों से भी ज्यादा जलील साबित हुए। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के मुसलमान ज्यादा जुर्म गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी ये हरकत निहायत घिनौनी और नाकाबिले मुआफी है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोशन बाबू ने कहा, कौन देगा सजा? हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मफाद हिंदुस्तान की सलामती से वाबस्ता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान की सलामती को कोई खतरा हो, लेकिन कारोबार हमारा हक है, जायज या नाजायज। यहाँ सब चलता है। नाजायज धंधों को रोकने वाले कानून के मुहाफिज हमसे ज्यादा इन धंधों में मुलव्विस हैं, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? हमें कौन सजा देगा? तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, रोशन बाबू, बेहतर है कि इन लड़कियों को छोड़ दो, वरना। उसने मुझे घूरा, बोला, वरना क्या? तुम पुलिस के पास जा नहीं सकते, इसलिए कि तुम इस वक्त हिंदुस्तान की पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब हो। मैं जब तुम्हें प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगी और मुझे यकीन है कि हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मैंने कहा, ये तुम्हारी भूल है। मैंने कई महीनों से हिंदुस्तान की पुलिस और रॉ को नचा रखा है। ब्लैक कैट्स को खतरनाक तरीन फोर्स समझा जाता है, मगर उनमें से भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि मुझे प्लेट में सजाकर बेला को पेश करो। वो बोला, पुलिस से बचना आसान होता है, लेकिन मुझ जैसे शख्स से बचना। रोशन बाबू का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैंने दाईं तरफ खड़े हुए कठुमल पर छलांग लगा दी। रोशन बाबू को बातों में लगाने का मेरा मकसद ही ये था कि कठुमल मेरी तरफ से किसी कदर बेपरवाह हो जाए। वो यही समझता रहे कि मैं अगर कोई हमला करूंगा तो रोशन बाबू पर ही करूंगा। मैंने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो कामयाब रही। कठुमल मेरे झांसे में आ गया। मैं छलांग लगाकर कठुमल पर इस तरह गिरा कि मेरे दोनों हाथ राइफल पर पड़े। कठुमल मेरी तरफ से बेपरवाह होने के बावजूद पूरी तरह गाफिल नहीं था। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। अब वो राइफल बचाने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में राइफल का ट्रिगर दब गया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोली बेड पर बेहोश पड़ी कन्याकुमारी के जिस्म में पेवस्त हो गई। वो बिस्तर पर एक दो मरतबा उछली और बेहिस्सो हरकत हो गई। उसके जिस्म से खून की कई धारें बह निकली। राइफल की तड़तड़ाहट के साथ कमरा रत्ना और सुशील की चीखों से गूंज उठा और फिर सुशील ने संभलने की कोशिश करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से मुझ पर गोली चला दी। अब मैं इसे कठुमल की बदकिस्मती ही कहूंगा कि सुशील के पिस्तौल से निकली हुई गोली उसकी पेशानी में पेवस्त हो गई। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। मैंने एक झटके से उसके हाथों से राइफल खींच ली और उछल कर एकदम पीछे हट गया। कठुमल कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिरा। रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर कैमरे के स्टैंड में उलझ गया। वो लड़खड़ा कर संभलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने राइफल का बट उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ एक तरफ गिरा। दूसरी तरफ की सूरत हाल भी खासी दिलचस्प थी। अपने हाथों कठुमल की हलाकत के बाद सुशील बदहवासी हो गई और बेड पर बैठी हुई रत्ना ने खौफजदा होने के बावजूद बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगा दी। पलक झपकने की देर में सुशील का पिस्तौल रत्ना के हाथ में आ चुका था। रत्ना पिस्तौल के दस्ते से सुशील पर पै दर पै ज़रबें लगा रही थी और सुशील की चीखें कमरे में गूंज रही थी। ये जो कुछ भी हुआ था 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह पलक झपकने की देर में काया पलट जाएगी। जोगिंदर एक तरफ खड़ा फटी फटी सी नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बेपनाह खौफ था। और फिर उसने अचानक ही दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने राइफल घुमाकर ट्रिगर दबा दिया। गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं और वो फर्श पर गिर गया। रोशन बाबू कालीन पर पड़ा फटी फटी सी नजरों से कभी लाशों को और कभी मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसे तवक्को नहीं थी कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। वो मुझे प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन अब खुद मेरे कदमों में पड़ा हुआ था। मैंने रोशन बाबू को ठोकर मारते हुए कहा, उठकर इस तरफ खड़े हो जाओ। सुशील के साथ उठने की कोशिश में रोशन बाबू का पैर एक बार फिर स्टैंड में उलझ गया। स्टैंड उसके ऊपर गिरा। उस पर रखा हुआ कैमरा भी दूर जा गिरा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर सुशील के करीब दीवार के साथ खड़ा हो गया। रत्ना ने सुशील की अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। उसकी नाक और होठों से खून बह रहा था। रत्ना उसे पिस्तौल की जद पर लिए खड़ी थी। मैंने राइफल उठाते हुए कहा, हाँ तो रोशनदीन साहब, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सुशील ने हैरत से मेरी तरफ देखा। बोली, रोशनदीन, ये मुसलमान नहीं, तुम्हें किसी ने गलत बताया था कि ये मुसलमान है। मैं चौंक गया। मैंने कहा, ओ, तुम्हारी असलियत क्या है रोशन बाबू, खुद ही बता दो।
रोशन बाबू ने कहा, मैं हिंदू हूँ, रोशन लाल। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, उस रात जब मैं बंगले में आया था तो कन्याकुमारी मुझे बरामदे में ही मिल गई थी और हम तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे बातें करते रहे थे। कन्याकुमारी ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। उसने ये भी बताया था कि तुम्हारे साथ जो लड़की अंदर बैठी है बहुत खूबसूरत है और मैं उससे फायदा उठा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तुम लोगों के सामने मुसलमान ही जाहिर करूँ। इस तरह मैं रोशन लाल से रोशन दीन बन गया। कन्याकुमारी खुद मुसीबत में फंसी हुई थी, उसे पनाह की जरूरत थी, इसलिए वो तुम लोगों को मेरे यहाँ ले आई। उसे यकीन था कि रत्ना को देखकर मैं तुम लोगों को पनाह दे दूंगा। मुझे कन्या जैसी लड़की की भी जरूरत थी, इसलिए मैं अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तुम लोगों का हमदर्द बन गया। मैंने सतीश मेहता को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ऑफिसर होने के साथ वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। अपनी ड्यूटी से ज्यादा उसे भी अपने बिजनेस की फिक्र रहती है। हमने यही प्रोग्राम बनाया था कि अपना काम पूरा हो जाने के बाद सतीश मेहता तुम तीनों को गिरफ्तार करके सरकार के सामने पेश कर देगा और इस तरह उसे सरकार से इनाम और तरक्की भी मिल जाएगी। मैंने पूछा, नरगिस कौन है, क्या वो भी? रोशन बाबू ने कहा, वो वाकई मुसलमान है। उसने तुम लोगों को जो अपनी कहानी सुनाई थी उसमें कुछ भी झूठ नहीं। वो हमारे ही घर में पली बड़ी है। हम बचपन में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसकी शादी जिस शख्स से हुई थी वो वाकई जुआरी था और उसे भी जुए में हार गया था, लेकिन मैंने उसकी धुनाई कर दी और उसके चंद रोज के बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और नरगिस मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहने लगी। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था। मगर बेड़ा गर्क हो सतीश मेहता का, उसकी दोस्ती मुझे महंगी पड़ी। उसने मुझे इस घिनौने धंधे पर उकसाया था, उसी की वजह से मुझे जलील होना पड़ रहा है। मैंने कहा, जलील तो तुम हो ही रहे हो, अब तुम्हें जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बोला, नहीं, मुझे जिंदा रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे तुम्हें हिफाजत से पहुंचा दूंगा।